Hello students, in today's video I am going to start chapter number 10. Name of chapter is friction. In this chapter we will learn friction, means definition of friction, kinds of force of friction, static friction, kinetic or sliding friction, rolling friction. Next, friction due to liquid and gases, advantages of friction, what are the cause of friction, what are the ways to reduce friction, etc. So let's start. But before that, we will recall some important effect of forces. बच्चे, हमने लास्ट क्लास में इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा था. इफेक्ट ऑफ फोर्स में फर्स्ट इफेक्ट जो था वो था, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं. सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट की स्टेट में है. इसके ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोशन की स्टेट में आ जाता है, ये मूव करना स्टार्ट हो जाता है. सिमिलरली अगर किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करना है, एट दैट टाइम भी आपको क्या करना होता है, फोर्स अप्लाई करना होता है. तो फोर्स से आप ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकते हो, उनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, उनकी शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हो. ये इफेक्ट ऑफ फोर्स है. ओके, अब यहाँ पे सपोज कीजिए आपके पास एक स्विंग है, झूला है, ठीक है. आपने क्या किया, इस स्विंग पे एक फोर्स अप्लाई किया. फोर्स अप्लाई किया, जैसे ही फोर्स अप्लाई किया ये जो स्विंग है मेरा मूव करना स्टार्ट करेगा, है ना, ये मूव करने लगेगा. एंड आफ्टर सम टाइम आप देखोगे इट विल स्टॉप मूविंग. क्लियर. हमने इसको मूव कराने के लिए क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया एंड हमने इसे छोड़ दिया. आफ्टर सम टाइम आप देखोगे स्विंग पे अगर आप फोर्स नहीं भी अप्लाई करोगे तो भी ये कुछ टाइम के बाद मूव करना स्टॉप कर देता है ना, स्टॉप करता है. सिमिलरली सपोज कीजिए आपने क्या किया, एक बॉल लिया और उसको एक सरफेस पे रोल करा रहे हो. रोल कराने के लिए आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया. जैसे ही ये फोर्स इस पे आपने अप्लाई किया, इस फोर्स की वजह से ये बॉल मेरा क्या होगा, रोल करना स्टार्ट करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा. ठीक है. इस फोर्स को अप्लाई करने के बाद इस बॉल को एज इट इज़ छोड़ देना है. आफ्टर सम टाइम आप देखोगे इनकी जो रोलिंग है, मीन्स ये जो इसकी जो मूवमेंट है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. आपको इसके लिए मीन्स इस बॉल को स्टॉप करने के लिए कोई फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अगर हमने इसको मूव कराने के लिए फोर्स लगाया तो इस बॉल को कंटिन्यूअसली मूव करते जाना चाहिए था, लेकिन वो स्टॉप क्यों कर गया, क्योंकि उसके ऊपर कहीं ना कहीं से एक फोर्स अप्लाई हुआ जिसकी वजह से इस बॉल की मूवमेंट क्या हो गई, खत्म हो गई. दैट मीन्स ये स्टॉप कर गया. सिमिलरली स्विंग के केस में भी क्या हुआ, स्विंग के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई करके उसको छोड़ दिया, तो इस स्विंग को भी क्या होना चाहिए था, मूव करते रहना चाहिए था, लेकिन वो स्टॉप क्यों हो गई, इसके ऊपर भी किसी फोर्स ने इसके ऊपर वर्क किया. ठीक है, जिस फोर्स की वजह से ये स्विंग मूव करना स्टॉप कर गई, मीन्स इसकी मूवमेंट स्टॉप हो गई. तो ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. क्या कहा मैंने, जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे काम कर रही है. बच्चे यहाँ पे स्विंग तो सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन यहाँ पे एयर की रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से स्विंग स्टॉप हो जाएगा. बट ये जो बॉल है ये इस सरफेस के कांटेक्ट में है, तो ये सरफेस क्या करती है, इस बॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है. ठीक है. फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, जो फोर्स आपने अपने हाथ से लगाया उस फोर्स की डायरेक्शन, एंड ये जो सरफेस इस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है. मीन्स ये सरफेस इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी, जिसकी वजह से ये बॉल स्टॉप हो जाता है.
क्लियर है? तो ये जो फोर्स लगा यहाँ पे टू सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। कांटेक्ट में रहने की वजह से ये सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है एंड इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो वो स्टॉप की स्टेट में आ जाता है, मीन्स रेस्ट की स्टेट में आ जाता है। क्लियर है? इस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट को हम बुक से रीड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एक बॉल को रोल करते हो तो वो स्टॉप हो जाती है। क्यों? दिस इज बिकॉज अ रिटार्डिंग फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बॉल विच स्टॉप्स इट। एक ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगता है जिससे वो स्टॉप हो जाती है। ओके, सो द फोर्स विच ऑपोजेस द मोशन ऑफ अ बॉल इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फिर से रिपीट करती हूँ, वैसी फोर्स जो बॉल की मोशन को अपोज कर रही है उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, दिस फोर्स एक्ट ऑन द सरफेस इन कॉन्टेक्ट एंड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैंने जैसा कि आपको समझाया कि ये जो फोर्स होती हैं हमेशा सरफेसेस पे, वैसी सरफेस, देखो यहाँ पे ये जो बॉल है और ये जो मेरी सरफेस है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन इस जगह लगेगा। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ऑब्जेक्ट का एंड दूसरी ऑब्जेक्ट का, उसी सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है? द फोर्स एक्ट ऑन द सरफेसेस इन कांटेक्ट, मीन्स कांटेक्ट वाली सरफेसेस पे ही ये फोर्स लगती है एंड ऑलवेज किस डायरेक्शन में लगती है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। ठीक है? जैसे ही आप डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे, यानी मोशन की डायरेक्शन को रिवर्स करोगे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मीन्स फ्रिक्शन की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इस केस में देखो, आपने इस बॉक्स को, सपोज कर लो ये बॉक्स आपने एक टेबल पे रखा हुआ है, इसको पुश कर रहे हैं आप, पुशिंग फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही इसको पुश करोगे मेरा ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में आ जाएगा। ठीक है? लेकिन इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉक्स का ये जो सरफेस है वो इस टेबल की सरफेस के कांटेक्ट में है, यानी ये कांटेक्ट में है तो ये फोर्स अप्लाई करेंगे एक दूसरे पे एंड यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? इस पुशिंग फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ओके बच्चे, ये फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।